हेलो एवरीवन। आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा। ये जो है ये हम CGL 24 में जितने भी स्कीम्स पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे और बहुत ही यूनिक स्कीम्स हैं, आप लोगों को इजीली मिलेगा भी नहीं कहीं। और लगभग मैं इसमें 70 से भी ज़्यादा स्कीम्स डिस्कस करने वाला हूँ और हर एक स्कीम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लेटेस्ट स्कीम है, 2021 भी है, 22 भी है, 23 भी है। तो अगर आप CGL 25 भी दे रहे हो ना, तब भी ये स्कीम से टकराएंगी। तो ये स्कीम्स करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। और एक चीज़ है, हमने CM प्रीमियम PDF कोर्स लॉन्च किया है। अगर किसी को आइडिया ना हो, किसी को पता ना हो, तो मैं बता दे रहा हूँ। ये एक PDF कंटेंट है जिसके अंदर टाइम टू टाइम चीज़ें अपडेट होती रहेंगी और कुछ चीज़ें हमने पहले ही प्रोवाइड कर दी है। लाइक इसके अंदर कैलकुलेशन सीट्स हैं जो अराउंड आपको 60+ सीट्स मिलेंगी 60 डेज़ के लिए। कुछ 25 क्वेश्चंस के बूस्टर्स हैं, 30+ बूस्टर्स हैं, ठीक है ना। वार्म अप मिक्स क्वेश्चंस बूस्टर्स हैं, ये भी आई थिंक 50 के अराउंड सेट्स हैं। बेस्ट क्वेश्चंस 24 में जितने भी एग्जाम हुए CGL के, सबके बेस्ट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस PDF है। रीजनिंग की भी सेम है। फॉर्मूला कॉपी है जो कि 9 to 10 पेजेस की होगी अराउंड, ठीक है। ऐसे तो ये 27 पेजेस है, बट एक्चुअल अगर आप देखोगे दूसरों के कंपेयर में तो ये 9-10 पेजेस की ओनली फार्मूला कॉपीज़ है। मॉक सेट्स हैं, अगर आप ऑफलाइन लगाना चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हो। हमारी कंप्यूटर की MCQs की बुक है, थ्योरी बुक है, डेली वार्म अप PDF है और अपकमिंग बुक ये 3 आने वाली है। तो आप अलग अलग प्लान में इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका। चालू करता हूँ मैं आज की वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। देखो, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जुलाई 2020 में कौन सी स्टेट है जिन्होंने इनिशिएट किया आशीर्वाद स्कीम टू एक्सटेंड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर ए डॉटर्स मैरिज हु बिलोंग्स टू ए फैमिली अर्निंग टू ए लोअर इनकम। तो भाई इसका आंसर है आशीर्वाद स्कीम पंजाब ने लॉन्च करी थी। कब लॉन्च करी थी ये डेट भी आपने देख ली, 2020 में लॉन्च करी थी। क्लियर है। तो देखो, ये आशीर्वाद स्कीम की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये क्या है, ये जो गर्ल्स हैं उनकी मैरिज के लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंस सपोर्ट है, ठीक है। जो क्या करता है कि लड़कियों की जिनकी भी मैरिज होने वाली है उनको क्या करेगा, फाइनेंशियली पैसा देगा। बट इसके लिए सरकार की कुछ कंडीशंस हैं। लाइक जो गर्ल है उसकी एज जो है वो 18 होनी चाहिए एटलीस्ट, शादी करने लायक होनी चाहिए। उनकी फैमिली की जो एनुअल इनकम है वो जो क्या कहते हैं 32,790 से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फैमिली की एनुअल इनकम, ठीक। फिर उसके बाद क्या है कि जो मतलब लड़की है, लड़की जो है वो कहाँ से होनी चाहिए भाई, वो पंजाब से होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पंजाब की स्कीम है, ठीक है। तो लड़की कहाँ से होनी चाहिए, पंजाब से होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हर किसी लड़की को ये दिया जाएगा कि जिसकी लोअर इनकम इतनी है बता दिया जाएगा तो हर किसी के परिवार वालों को दिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या है कि जैसे हमारे जो माइनॉरिटी वाले हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, लाइक जैसे शेड्यूल कास्ट हो गया या क्रिश्चियन कम्युनिटी हो गई या कोई बैकवर्ड क्लासेस हो गए या इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शंस हो गया या फिर जैसे कोई विडो हो गई, उनकी शादी करानी है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, मतलब जो पंजाब सरकार है वो क्या करेगी, आशीर्वाद स्कीम के थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट देगी। तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट कितना है, ये देखो, ये पहले था 21,000 और अभी के टाइम पर ये 21,000 से बढ़कर कितना हो गया, 51,000 हो गया है। सरकार क्या करेगी, 51,000 देगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि फैमिली जो है, फैमिली में 5 लड़कियां हैं तो 5 को मिलेगी, नहीं, ये सिर्फ 2 गर्ल्स मतलब 2 लड़कियों के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं पंजाब की, तो पंजाब के CM कौन है, ठीक है ना। और पंजाब में कितनी लोकसभा सीट है ये बताओ। पंजाब के CM जो हैं अभी है भगवंत मान। क्लियर है, आप याद रखोगे। पंजाब की लोकसभा सीट, पंजाब में लोकसभा सीट 13 है। पंजाब में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 7 हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर एक फंड की बात की गई है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है IIPDF। 3 पॉइंट इन्होंने कहे हैं और इसमें से कह रहा है, देखो कंफ्यूजिंग कितना किया है, पहले करेक्ट पूछता था लेकिन स्कीम्स में मैंने जितने क्वेश्चन देखे उसमें SSC ने इनकरेक्ट पूछा है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन आता होगा ना तब भी आप गलत कर दोगे अगर जल्दबाजी में आप पढ़ के जाते हो। तो इसने पूछा है कि कौन सा गलत है। IIPDF 2017 में सेटअप हुआ,
और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चलाई गई स्कीम है और इसको लॉन्च किया है किसने, इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट ने। तो इनमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है? तो सबसे पहली बात, ये IIPDF जो है, ये जो 2017 की बात की गई है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये 1 मिनट, हाँ, क्योंकि ये 2017 में नहीं आया। ये स्कीम जो है ये कब आई? ये 2022 में आई, इसलिए ये पॉइंट गलत है। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। अब देखो, ये जो स्कीम है, इस स्कीम की मैं बात करूं तो ये स्कीम जो है वो है क्या? ये स्कीम जो है ना, ये क्या करती है कि एक तरीके का ना, जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड प्रोडक्ट है। मतलब ये क्या करती हैं, जैसे इसके अंदर एक PPP मॉडल की बात की गई है। PPP मॉडल का मतलब होता है पब्लिक, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब इसमें देखो क्या है कि जैसे मान लो कोई जगह है, ठीक है, उस जगह पे क्या हो रहा है कि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काम होना है, ठीक है, या फिर कोई पार्क को डेवलप करना है, ठीक है, या फिर सिटी का कोई प्रोजेक्ट है। तो ऐसे केस में मान लो जैसे कुछ बिल्डिंग बनानी है या कुछ बिल्ड करना है, तो इन सब के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो प्राइवेट कंपनी को दिया जाता है, और उसके लिए जो फंडिंग वगैरह होती है वो कौन करता है? वो हमारी गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट एजेंसी। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? PPP कहा गया है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, जिसमें हमारा क्या है, मतलब दोनों का क्या हो रहा है, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन हो रहा है, ठीक। तो अब इस स्कीम के अंतर्गत क्या है कि 150 करोड़ रुपए का बजट है, जो 2022-23 से 24-25 में खर्च होना है इसी स्कीम के अंतर्गत। क्लियर है? तो PPP मैंने बता दिया आपको, और ये क्या है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड है, जो क्या करेगा, इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए, लाइक जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पार्क्स हो गए, सिटीज़ हो गई, ये जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट है उसके लिए क्या करेंगे, फंडिंग करेंगे। तो पहला पॉइंट इसका गलत था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि व्हेन वाज द ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस DFTP लॉन्च किया गया, ठीक है। तो DFTP लॉन्च किया गया 2008 में। क्लियर है? अब ये DFTP लॉन्च किया गया, तो सबसे पहली बात, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया? ये लॉन्च किया किसने? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने किया, ठीक है। तो ये किसने किया? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने किया। तो ये है क्या? देखो ये है क्या कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर LDC कह रहे हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जो क्या कर रही हैं हमारी इंडिया में, लाइक ये हमारी इंडिया है, इंडिया में क्या कर रही है? इंपोर्ट कर रही है। मतलब हमारा ये कंट्री इंडिया में एक्सपोर्ट कर रही है और हमारी कंट्री के हिसाब से इंपोर्ट हो रहा है जो भी माल। तो जो भी कंट्री अपना माल इधर भेजती है इंडिया में, तो उसमें क्या होता है कि एक ड्यूटी लगता है। क्लियर है? तो ऐसी जितनी भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, उसको इन्होंने क्या करा, इस स्कीम के तहत ड्यूटी फ्री बनाया। तो जब ड्यूटी फ्री बनेगा तो चार्ज कम लगेगा, और जब चार्ज कम लगेगा मतलब फ्री हो जाएगा, जब ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा चार्ज, तो जो छोटी छोटी ये जो LDC लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये क्या करेंगी, इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा अपना माल को भेजेगी और बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। तो यही क्या है, ये स्कीम है ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम, कि हम क्या करेंगे, ड्यूटी माफ़ कर देंगे। तो ये जो स्कीम है ये 2008 में आई थी, अप्रैल में। क्लियर है? अप्रैल 2008 में आई थी, ये ध्यान रखना है आपको। और इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 98.2% जो आइटम्स हैं उनको क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया था। क्लियर है? और इसका वही मतलब ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई हमको बढ़ावा देना है, और जो भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको प्रेफरेंस देना है कि वो इंडिया में क्या करे, अपने माल को क्या कराए, एक्सपोर्ट कराए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे एक और पूछा गया, वो क्या पूछा गया कि प्रेजेंटली इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो इस ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम में नहीं आती है। तो देखो इंडिया ने एक लिस्ट बनाई थी कि ये जो कंट्रीज हैं इनको हम इस स्कीम के अंतर्गत लेंगे और वही क्या होंगे, इनके बेनिफिशियरी होंगे। तो जून 2023 के हिसाब से 35 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो बेनिफिशरीज हैं। तो इसमें पूछा कि कौन बेनिफिशरी नहीं है। तो देखो जैसे पहला ऑप्शन रवांडा है, तो रवांडा देखो यहीं कहीं आपको मिलेगा। ये देखो रवांडा इस बेनिफिशरी स्कीम में आता है। ठीक है। बुरुंडी इस बेनिफिशरी स्कीम में आता है।
म्यांमार इस बेनिफिशियरी स्कीम में आता है। तो ये देखो बहुत एब्सर्ड क्वेश्चन है, आप नहीं इतना याद रख सकते हो, मैंने बस बता दिया, बाई चांस क्वेश्चन रिपीट हो जाए या आप ये वीडियो पीडीएफ देख रहे हो तो आप यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप कर पाओ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अंगोला। अंगोला क्या है कि बेनिफिशियरी नहीं है, यहाँ पर कहीं पर भी आपको अंगोला नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डिक्लेयर्ड ए सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हॉकर्स इन द स्टेट ऑफ 2021 कंसिडरिंग द लॉसेज दे फेस ड्यूरिंग द पेंडेमिक। अब क्या हुआ था कि पेंडेमिक के टाइम पे, कोविड वगैरह के टाइम पे न्यूज़पेपर वगैरह ये सारी चीज़ें बंद हो गई थी, तो उनको बहुत ज़्यादा क्या हुआ था कि लॉस हुआ था, ठीक है। तो ऐसी कौन सी स्टेट है जो न्यूज़पेपर हॉकर्स के लिए एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेकर आई है? तो इसका आंसर है क्या? उड़ीसा। उड़ीसा क्या हुई है? एक ऐसी स्कीम लेकर आई है। तो इस स्कीम की थोड़ी बात करते हैं कि ये स्कीम है क्या। देखो इस स्कीम के तहत अंतर्गत उड़ीसा ने क्या किया, जितने भी न्यूज़पेपर हॉकर्स हैं उनका ना एक डिजिटल डेटाबेस बनाया। क्या बनाया? डिजिटल डेटाबेस बनाया, जहाँ पे उनको क्या करना है? रजिस्टर करना है। क्लियर है। तो अब उस स्कीम के अंतर्गत ये लोग क्या करेंगे कि हॉकर्स को कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। किस तरीके का सपोर्ट? सपोज मान लो किसी एक्सीडेंट में हॉकर्स की डेथ हो जाती है, तो उस केस में हॉकर्स को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, हॉकर्स की फैमिली को, मतलब जो भी नॉमिनी होगा। और अगर मान लो नेचुरल डेथ है, सपोज नेचुरल डेथ हुई, तो उस केस में हॉकर्स को 1 लाख रुपए दिया जाएगा, ठीक है ना। एक तरीके की टर्म इंश्योरेंस की तरह है ये। और इसमें नीचे चलोगे तो और भी चीज़ें हैं, लाइक जैसे अगर कोई हॉकर है, ठीक है ना, उसको क्या होती है? परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, किसी एक्सीडेंट की वजह से वो चल नहीं सकता, तो उस केस में उसको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। ऐसे ही अगर मान लो उसके दोनों हाथ खराब हो जाते हैं, दोनों पैर खराब हो जाते हैं, तो उसको 80,000 मिलेंगे। और कोई एक पार्ट खराब होता है या एक आंख खराब हो जाती है इस तरीके का, तो उसको 40,000 रुपये मिलेंगे। तो आप ये दो याद रख सकते हो, ये दो क्वेश्चन में नेक्स्ट चलकर पूछ सकता है। और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? उनको 3,000 रुपये का भी एक बेनिफिट देगी। सॉरी ये 30,000 है, 3,000 होगा, 3,000 का भी बेनिफिट देगी, ठीक है। जो क्या होगा, मतलब जो चीफ मिनिस्टर के रिलीफ फंड है वहाँ से उनको दिया जाएगा जब कोई पर्सन क्या करेगा, कोई हॉकर उसमें रजिस्टर्ड करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0, ठीक है ना, सक्षम आंगनवाड़ी। अब देखो इसके अंदर भी देखो कहा है कि आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कि कौन सा इसके अंदर इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन जैसे आप देख रहे हो कि सी इनकरेक्ट है, मतलब पहला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है और चौथा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। बहुत तगड़ा डीप क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है जैसे यूपीएससी का क्वेश्चन हो ये, मतलब प्रॉपर यूपीएससी से भी डीप मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाला क्वेश्चन है। कैसे? देखो सबसे पहले इसने बोला कि सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया 2003 में, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है, जो 2.0 स्कीम है इसको 2021 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया? पहला जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। फिर दूसरा कह रहा है कि इट इज ऑनगोइंग सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बिल्कुल सही है, ये स्कीम जो है वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बात करती है। क्लियर है। अब पहले थोड़ा इस स्कीम के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद मैं बाकी 2 पॉइंट डिस्कस करूंगा। तो देखो ये है क्या। सबसे पहली बात, जब भी आंगनवाड़ी की बात होगी, ठीक है ना, आंगनवाड़ी पोषण की बात होगी, तो वो क्या है कि हमारे समाज में जो बच्चे हैं या जो वुमेन्स हैं जिनको मेल न्यूट्रिशन हो रहा है, मतलब खाने में न्यूट्रिशन की कमी हो रही है या प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहे हैं, उन लोगों के लिए ये आंगनवाड़ी है, पोषण स्कीम है, जिसमें क्या होता है कि बच्चे को वहाँ की जो लोकल एक आंगनवाड़ी होता है, एक जगह होती है जहाँ पर खाना बनता है, उनको खाना प्रोवाइड किया जाता है, उनके मतलब रेगुलर चेकअप्स रहते हैं, टीका लगवाया जाता है। तो इस तरीके का पूरा केयर किया जाता है, यही क्या है, एक आंगनवाड़ी सिस्टम है। क्लियर है। तो इस स्कीम का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल है ये मेल न्यूट्रिशन जो होता है बच्चों में, वुमेन्स वगैरह में, मतलब जो बच्चे जिन्होंने दिए या फिर जो डिलीवरी होने वाली है उनको ये एड्रेस करता है, उस चैलेंज को ये क्या करता है, कंप्लीट करने का काम करता है, ठीक। फिर उसके बाद इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जैसे जो आंगनवाड़ी की महिलाएं होती हैं वो बताती हैं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती हैं और
किस टाइम पर क्या मतलब कौन सा टीका लगना चाहिए, क्या होना चाहिए, एवरीथिंग, सारी चीज़ें वो मतलब देती है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि जो ये जो सिचुएशन है, ये जो सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 स्कीम है, इसमें क्या है कि एक तो ऐसा है कि ऐसे जो बच्चे जो 6 साल की उम्र के अंदर अंदर है, मतलब 6 साल तक के नीचे के बच्चे, उनमें अगर मेल न्यूट्रिशन हो रहा है तो इसकी डीलिंग या इस चैलेंज को पूरा करने के लिए पोषण 2.0 है। ठीक है ना, वो मतलब देख रेख करेगी कि किसी भी 6 साल के बच्चे तक को मेल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद जो गर्ल्स हैं, लड़कियां, ठीक है, जो 14 से 18 के बीच की जिनकी उम्र है, उनकी भी ये देख रेख करेंगे। फिर उसके बाद जो प्रेग्नेंट लेडी है या फिर जो लैक्टेटिंग वुमेन है, लैक्टेटिंग वुमेन मतलब जो अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, ठीक है, तो उनकी भी ये क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन, इसमें थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन कह रहा है क्या कि इट इज एक्सटेंडेड टू चिल्ड्रन एज्ड बिलो 6 ईयर्स ओनली। कहने का मतलब कह रहा है कि ये प्रोग्राम सिर्फ 6 साल के बच्चों के लिए है क्या, 6 साल तक के बच्चों के लिए नहीं। हमने देखा कि ये भाई 6 साल के लिए बच्चों तक के लिए भी है, जो 14 से 18 साल की गर्ल्स हैं उनके लिए भी है, और जो प्रेग्नेंट लेडी हैं या जो अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं उनके लिए भी है। तो तीसरा ऑप्शन भी क्या हो जाता है, इसके अंदर गलत हो जाता है। फिर फोर्थ आइटम आता है कि 6 सर्विसेज आर प्रोवाइडेड अंडर दिस स्कीम थ्रू द नेशनल हेल्थ मिशन एंड पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इस स्कीम के अंतर्गत क्या है कि 6 सर्विसेज दी गई हैं, ये तो सही है, बट ये कहीं पर भी मैंने नहीं देखा कि ये NH नेशनल हेल्थ मिशन और पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आता हो, ये कहीं पर भी नहीं है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने सेपरेटली लॉन्च किया हुआ है। तो इसलिए ये फोर्थ ऑप्शन भी क्या है, गलत है। क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो 6 सर्विसेज हैं वो क्या है। एक सर्विसेज है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा। और क्या है कि आपने देखा होगा कि बच्चों को आंगनवाड़ी में पढ़ने के लिए भेजा जाता है, जो स्कूल में मतलब जो बहुत छोटी उम्र के होते हैं आंगनवाड़ी में पढ़ने जाते हैं, फिर मम्मी, मदर, दादी जाती हैं, उनको लेकर आती हैं और उनके साथ में उनका खाना मील भी लेकर आती हैं, या बच्चे वहाँ पर भी खाते हैं। तो प्री स्कूलिंग उनकी होती है, ये सेकेंड हो गया। फिर उसके बाद क्या है कि उनको न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है, जो मदर्स हो गए, बच्चे हो गए। इम्यूनाइजेशन उनका किया जाता है, मतलब टीकाकरण वगैरह ये सारी चलती हैं। हेल्थ चेकअप उनका होता रहता है कि भाई कैसा है बच्चे का, वेट कितना है, बीमार है कि नहीं है, क्या है। और भी कई सारी रेफरल सर्विसेज उनको दी जाती हैं अगर लगता है। तो ये जो 6 सर्विसेज हैं ये सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 में दी गई हैं। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ नंद बाबा मिल्क स्कीम। ठीक है, नंद बाबा मिल्क स्कीम। अब देखो ये बहुत ना हमारे योगी बाबा जी की तरह लग रहा है, तो और मिल्क से भी रिलेटेड है। तो अगर ये क्वेश्चन भी पूछता ना कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, तो बहुत बंदे इसका आंसर मार्क कर पाते कि ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया होगा। 2023 की ये स्कीम है। और इसके अंदर ये स्कीम के अंतर्गत देखो क्या हो रहा है कि जो विलेज हैं, गांव हैं, उनमें क्या करेंगे, जो दूध है, मिल्क को प्रोवाइड किया जाएगा एक रीजनेबल प्राइस में। मतलब अभी आप देखोगे कि दूध का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस दाम को कम किया जाएगा थ्रू डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, तो इसके अंदर इन्होंने पूछा है कि इस स्कीम में जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है उन्होंने कितना कॉस्ट खर्च किया है, खर्च करेगी। 1000 करोड़, ये आपको याद रखना है, 1000 करोड़ रुपए वो क्या करेगी, खर्च करेगी। ठीक है, तो स्कीम के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। देखो पहले तो मैंने बता दिया कि भाई जो हमारे विलेजर्स हैं उनको एक रीजनेबल प्राइस में दूध प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये नेक्स्ट 5 ईयर का प्लान है। ठीक है ना, नेक्स्ट 5 ईयर तक इनको खर्च करना है। तो देखो इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको चुने जाएंगे, उनको चुना जाएगा। फिर उन 5 बड़े डिस्ट्रिक्ट में 5 जो डेयरी फार्मर मतलब जो प्रोड्यूसर हैं उनको ऑर्गेनाइज मतलब इस्टेब्लिश्ड किया जाएगा। और वो क्या करेंगे, वो पूरी जो मतलब अपना यूपी स्टेट है उसमें क्या करेंगे, दूध प्रोवाइड करने का काम करेंगे, जिसमें जो वुमेन्स हैं हमारी उनका मेन रोल रहेगा। क्लियर है। अब इस मिशन में क्या होगा कि जैसे मान लो कोई फार्मर है, कोई गांव वाला है या कोई दुधिया है,
ठीक है ना, जो दूध बेचता है, क्योंकि भाई देखो ये जो डेयरी फार्म है इनको तो दूध की जरूरत पड़ेगी ना, इनको कौन बेचेगा, फार्मर बेचेगा। तो ये जो फार्मर्स हैं इनको क्या करा जाएगा, सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी अगर वो कोई इंडिजेनियस गाय खरीदते हैं, अच्छी ब्रीड वाली कोई इंडिजेनियस गाय खरीदते हैं, तो जो यूपी सरकार है उनको क्या करेगी, सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। और इस मिशन का जो एक मोटिव है कि इनको क्या करना है, 25% एनुअल ग्रोथ करनी है मिल्क प्रोडक्शन में। ठीक है, तो यही ओवरऑल एक इस मिल्क का मिशन है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इनेबल्स स्टूडेंट्स मोबिलिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इसका आंसर है ABC, इसको ABC भी कहा जाता है, ABC का मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये ABC है क्या, देखो हमारी एक पॉलिसी आई थी 2020 में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है ना, तो उस पॉलिसी के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें लाई गई, तो उसी पॉलिसी के अंतर्गत एक ABC लाया गया, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। देखो इसके अंदर क्या होता है कि कोई बच्चा है, कोई चिल्ड्रन है, वो किसी स्कूल में पढ़ रहा है, तो है ना यहाँ पर क्या होगा ना कि एक जैसे कोई वर्कर होता है ना, जब काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, तो उसको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं कंपनी से, ठीक है, या फिर कुछ रेटिंग मिलती है, और उस रेटिंग से पता चलता है कि वो वर्कर कितना बढ़िया है। उसी तरीके से जब कोई बच्चा स्कूल में पढ़ाई करेगा तो उसको क्या होगा ना कि कुछ क्रेडिट, मतलब एक क्रेडिट स्कीम के तहत कुछ क्रेडिट उसको दिए जाएंगे रेटिंग की तरह, और वो क्रेडिट क्या होंगे, जिसके पास जितने ज़्यादा क्रेडिट पॉइंट्स होंगे वो उतना अच्छा माना जाएगा। और ये क्रेडिट जो होंगे जब वो किसी हाई स्कूल में जाएगा या फिर हाई स्टडी के लिए जाएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, तो ये क्रेडिट उसे हेल्प करेंगे वहाँ पर एडमिशन्स लेने के लिए। ठीक है, तो ये एक क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक स्कीम है, जिसके अंदर क्या हो गया कि बच्चे के परफॉर्मेंस के अनुसार उसको एक क्रेडिट दिया गया, जिस क्रेडिट की हेल्प से वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आराम से एडमिशन ले सकता है। और ये क्रेडिट क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते रहेंगे, जैसे अभी वो कॉलेज में गया तो कॉलेज में वो क्रेडिट चले गए, फिर कॉलेज से कहीं और फर्दर किसी PG मतलब UG किसी में गया तो वहाँ पर वो क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इसी क्रेडिट, इसमें क्या है कि मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट है, मतलब एक स्टूडेंट, पहले क्या होता था कि एक स्टूडेंट है, उसने 11th-12th में क्या कर ली, आर्ट्स ली, अब वो क्या कर रहा है, आर्ट्स में जितने कोर्सेज एप्लीकेबल हैं, जैसे हमारा वो BA कर सकता है, ऑनर्स कर सकता है इकोनॉमिक्स से, पॉलिटी से, बट वो साइंस नहीं पढ़ सकता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हट गई हैं। स्टूडेंट क्या कर सकता है, अपने हिसाब से मल्टीपल कोर्सेज वगैरह में एंट्री ले सकता है, ऐसा अभी कहा गया है। ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज वो चुन सकता है अपने लिए, बहुत सारी चीज़ें वो खुद के क्रेडिट के बेस पे कर सकता है। और ये सारी, ये जो ABC है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत लाई गई, इसी के अंदर इसको भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, ठीक अब इसके अंदर A ऑप्शन देखो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। ये क्या है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम क्या है, ये एक मतलब यूनिट है जो क्या करती है, जो हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है उनको टेक्नोलॉजी में क्या करती है, एडवाइस देती है कि हमें क्या क्या नई टेक्नोलॉजी लानी चाहिए। ठीक है, या फिर क्या हो गया कि उनको ये क्या करती है, जैसे मान लो कि कोई गवर्नमेंट रिसर्च कर रही है या इनोवेशन कर रही है, तो उसमें ये डायरेक्शन देती है कि आपको इस तरीके का रिसर्च और इनोवेशन करना चाहिए। ठीक, या फिर क्या है कि जैसे किसी डोमेन में, एजुकेशन के किसी एरिया में काम करने की ज़रूरत है, तो उसके बारे में ये बताती है। ये काम किसका है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अंदर आता है एक दूसरा जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो क्या है, सफल, SAFAL, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल, सफल। ठीक है, तो इस सफल की बात करें, ये क्या है, तो देखो ये भी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसी के अंतर्गत है। इसमें देखो क्या किया है, जो हमारी CBSE है, CBSE बोर्ड, कई सारे बोर्ड होते हैं ना एग्ज़ाम के, तो एक है CBSE बोर्ड। CBSE बोर्ड ने क्या करा है कि जो हमारे ग्रेड 3 के, 5 के एंड 8th क्लास के जो ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, उनमें बहुत सारे चेंजेस ये लाएगी। लाइक जैसे ऑर्डिनरी टेस्ट की जगह मोर कॉम्पिटिटिव टेस्ट ये लोग लेकर आएंगे, उनकी लैंग्वेज पे ये लोग वर्क करेंगे, उनकी स्किल्स पर ये लोग वर्क करेंगे।
ठीक है ना, क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, टीचर को कैसे हेल्प करना चाहिए, टीचर को ट्रेनिंग दिलवाएंगे। तो इस तरीके का ये सफल प्रोग्राम है जिसको हम कह रहे हैं स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स। क्लियर है? ठीक। फिर इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, एक और रह गया ना, पीएम उम्मीद स्कीम। 1 मिनट में मिटा लूं। देखो पीएम उम्मीद स्कीम, पीएम उम्मीद स्कीम इसका एम क्या है? इसका एम है, ये क्या करती है कि स्किल ट्रेनिंग देगी। क्या देगी? स्किल ट्रेनिंग देगी, मतलब कोई सी भी स्किल्स हो सकते हैं, वो स्किल ट्रेनिंग देगी। किस चीज़ के लिए? कोई बंदा अगर एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहता है, मतलब नया बिजनेस, नया स्टार्टअप चलाना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वैसी स्किल्स, मतलब क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत है, वो स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी। और ये कितने, 3 लाख यूथ को दी जाएगी। ठीक है ना, ये इनका टारगेट है। कब तक? 2025-26 तक ये दी जाएगी, ये आप ध्यान रखोगे। और ये जो पीएम उम्मीद स्कीम है, इसको कब लॉन्च किया गया था? इसको 2021 में लॉन्च किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था? वो मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। देखो ये आपको नाम से ही पता चल जाता है, जैसे स्किल की बात हो रही है तो ये जनरली स्किल डेवलपमेंट करेगी, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है ना, इन्होंने ये स्कीम लॉन्च करी है। अब इसमें क्या है कि जो सेंटर है वो 60% स्पॉन्सर करेगी और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 40% स्पॉन्सर करेगी इस स्कीम में। ठीक है, और ये जो स्कीम है इसमें जो यूथ है जो इसके लिए अप्लाई करेगा वो 18 से 35 तक का होना चाहिए। ठीक है ना, उससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। और इसमें मतलब बहुत तरीके की चीज़ें बताई जाएंगी, लाइक कैसे स्टार्टअप किया जाता है, क्या क्या सॉफ्ट स्किल्स की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें हमें आनी चाहिए, बस यही सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखते हैं एमपी लार्ट्स स्कीम। एमपी लार्ट्स स्कीम कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 1993 में हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इस सबसे पहली बात, ये जो एमपी लार्ट स्कीम है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है मेंबर्स, इसकी फुल फॉर्म है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। क्या है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है ना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में किया जाता है एमपी लार्ट्स। देखो ये है क्या? देखो ये क्या है ना कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, मतलब जो एमपीज हैं, ठीक है ना, तो इनको ये क्या करती है, ये स्कीम अलाउ करती है कि वो अपने जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो उनका जुरिस्डिक्शन है, उसमें उनको क्या क्या डेवलपमेंट कराने चाहिए, ये एमपीज रिकमेंड कर सकते हैं इस एमपी लैड्स स्कीम्स के अंतर्गत। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो लोकल एरियाज हैं, लोकल एरियाज में क्या अर्जेंसी है, मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी लोकल एरिया में भाई रोड की सबसे ज़्यादा इमरजेंसी है कि भाई रोड बनाने जरूरी है, तो वो जो एमपी है इस स्कीम के अंतर्गत बोल सकता है कि भाई मेरे एरिया में रोड बनवाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब इसकी फंडिंग की बात करें तो इसमें 5 करोड़ का एनुअल फंड आता है इस स्कीम को करने के लिए। क्लियर है? ठीक है, अब जो एमपी है वो क्या कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है कि भाई उसको क्या इमरजेंसी है, रोड बनवाने, इलेक्ट्रिसिटी बनवानी है, पानी की व्यवस्था करवानी है, हेल्थ पे ध्यान देना है, एजुकेशन पे ध्यान देना है, क्या करना है। ठीक है ना, और भी इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं, लाइक जो एमपी है वो रिकमेंड कर सकता है 25 लाख पर ईयर का फंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर के कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी वो रिकमेंड कर सकता है अगर वो चाहे तो। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए। और भी इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं, लाइक मान लो कि कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसके जगह में, तो वो 1 करोड़ का फंड यहाँ से ले सकता है। इस तरीके से आप याद रखोगे, बाकी तो और कुछ खास है नहीं। ठीक है, अब ये जो एमपी लार्ट्स स्कीम है ये कौन सी मिनिस्ट्री से आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है ना, प्रोग्राम, क्योंकि ये एक प्रोग्राम है जिसको इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, यहाँ से ये आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ए पार्ट ऑफ टारगेट ग्रुप अप्रोच। ठीक है, देखो सबसे पहली बात कह रहा है कि इनमें से कौन सा गवर्नमेंट स्कीम है जो गवर्नमेंट इंडिया की एक टारगेट ग्रुप अप्रोच है। टारगेट ग्रुप अप्रोच देखो होता क्या है, टारगेट ग्रुप अप्रोच में क्या होती है कि ये एक स्ट्रेटजी होती है जिसमें पर्टिकुलरली एक
स्पेसिफिक ग्रुप को क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है कि भाई इस ग्रुप का हम डेवलपमेंट कराएंगे या इस ग्रुप को हम टारगेट करेंगे इस स्कीम के थ्रू। क्लियर है? तो कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी स्कीम है जो एक स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप, मतलब एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट कर रही है, इनमें से कौन सी एक स्कीम है। तो अगर मान लो मुझे कुछ भी नहीं पता तो मैं जस्ट एक जनरल सेंस लगाऊं तो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, देखो हिल एरियाज है, ये कोई वैसा ग्रुप नहीं है, सोसाइटी का, समाज का कोई ग्रुप नहीं है, ये तो एक मतलब क्या है, नॉन लिविंग बॉडी है, हटाओ इसको। ठीक है, ये कट गया। दूसरा ड्राफ्ट प्रोन एरियाज प्रोग्राम, ये भी कट गया। कमांड एरिया डेवलपमेंट, ये किसके लिए है, कहाँ के लिए है, कोई पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक ग्रुप की यहाँ पर भी बात नहीं हो रही है। अब यहाँ पर देखो मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, ये बात करती है, ये क्या कह रही है कि ये फार्मर्स की बात कर रही है, मतलब जो पिछड़े वर्ग के फार्मर्स हैं या जो इतने अमीर नहीं है उन लोगों की इनकम के बारे में ये प्रोग्राम बात करती है। तो मैंने फार्मर्स की बात करी, मुझे पता चल गया कि भाई ये मार्जिनल फार्मर्स की बात हो रही है, तो ये एक टारगेट ग्रुप है, तो इसका आंसर डी होगा। अब ये जो MFDA है, मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, ये करती क्या है, इसका काम है कि जो मार्जिनल या स्मॉल फार्मर्स हैं, छोटे छोटे फार्मर्स हैं, उनकी क्या करना है, जो इनकम है, इनकम को क्या करना है, इम्प्रूव करने का काम इनका है। कैसे इम्प्रूव करेंगी, जैसे ये कई सारी चीज़ों में हेल्प करेंगी, जैसे फार्मर्स को क्या क्या नीड हो सकती है, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है, कैसी कैसी एक्टिविटीज़ से उनका प्रोडक्शन फास्ट हो सकता है। तो प्रोडक्शन फास्ट होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सफल अच्छी होगी, तो उनकी इनकम भी ऑलमोस्ट क्या होगी, बेटर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यही क्या है, इस एजेंसी का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एलोकेटेड 11,728 करोड़ फॉर असारा पेंशन स्कीम फॉर 22-23। मतलब कह रहा है कि असारा पेंशन स्कीम में 11,728 करोड़ रुपए खर्च किए गए 22-23 फाइनेंशियल ईयर में, कौन सी गवर्नमेंट ने करा, तेलंगाना ने करा। ठीक है, तो ये देखो अब पेंशन स्कीम है तो आपको ही पता चल गया होगा कि ये किस चीज़ की पेंशन स्कीम है। पेंशन स्कीम जितनी भी होती है वो हमारे क्या होते हैं, जो भी ओल्ड एज होते हैं, जो रिटायरमेंट के पास में है, उन लोगों के लिए स्कीम लाई जाती है। तो देखो ये स्कीम है क्या, ये स्कीम है लाइक जैसे जो हमारे बूढ़े पीपल हो गए, ओल्ड पीपल हो गए, या फिर जो विडोज़ हो गए, ठीक है, या फिर ऐसे हो गए जो कोई पेशेंट है जिनको कोई रोग है, या ऐसे जिनको कोई फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है, ठीक है, या ऐसे कुछ वर्कर्स वगैरह हो गए, तो ऐसे लोगों के लिए ये असारा पेंशन स्कीम लाई गई है। और ये 2014 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी, मतलब ये स्कीम इस्टेब्लिश्ड हुई थी। इसको तेलंगाना के CM ने करा था। क्लियर है? ठीक। और इस केस में क्या होता है कि जो मंथली पेंशन है वो 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक दिया जाएगा। किसको? ओल्ड एज, विडोज, वीवर्स, टॉडी टैपर्स जितने भी हैं उन सबको। ठीक है। और 500 से 1500 रुपये तक दिया जाएगा जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको, मतलब जो कुछ भी नहीं कर सकते उन लोगों के लिए। तो यही क्या है, असारा पेंशन स्कीम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज लॉन्च द PM दक्ष स्कीम। देखो दक्ष का मतलब ही होता है निपुण, स्किल्ड। तो इस केस में हम किस चीज़ की बात करेंगे? इस केस में हम बात करेंगे स्किल्ड होने की, कि किस तरीके से ये स्कीम काम करेगी। तो देखो इस स्कीम का तो मेन ऑब्जेक्टिव पहले ये है कि जो ग्रुप्स हैं, मतलब जिन इस स्कीम के अंतर्गत जिन्हें भी चुना जाएगा उनकी क्या होगी, स्किल्स की इम्प्रूवमेंट होगी, ताकि वो क्या कर पाएँ, अपने लिए बढ़िया सा कुछ भी काम धंधा वगैरह ढूंढ पाएँ। ठीक है। और स्किल जब डेवलपमेंट होगी तो उनसे क्या होगा कि उनका एम्प्लॉयमेंट, मतलब उनको रोजगार मिलेगा, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या वो एम्प्लॉयबल होंगे, इस चीज़ को इम्प्रूव किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या है कि जो उनका, अगर उनके पास जॉब होगी तो उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन है, मतलब जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है, स्टेटस है, वो भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। तो स्किल के थ्रू जॉब के चांसेस, सोशल इकोनॉमिक्स, मतलब उनके जो स्टेटस है उन सबको क्या किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है। और ये जो PM दक्ष योजना है इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। ठीक है, इससे याद रखोगे, ये जो KSH है ना, ये है कुशलता संपन्न हितग्राही, यहां से आया है क्या, दक्ष। क्लियर है? ठीक।
अब इसके अंदर अगर हम बात करें कि जैसे किन किन लोगों को इसमें लिया जाएगा, तो इसमें क्या है कि जैसे इसके अंदर दो तरीके के पार्ट हैं। एक है शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग, ठीक है, जिसमें जिन लोगों को चुना जाएगा उनको स्किलिंग वगैरह सिखाई जाएगी कि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। और कुछ हैं जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स हैं इसके अंदर, जिसमें जो भी बंदे जिनको लिया जाएगा उनको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ETC ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी है 18 से 45 साल के बंदे इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब इसमें कौन कौन, ऐसा नहीं है कि हर किसी को ये स्कीम मिलेगी, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं। ऐसे बंदे जो SC कास्ट से आते हैं, OBC से आते हैं, या हमारे इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस EWS से आते हैं, या फिर कोई ट्राइब हो गया, ठीक है, या फिर कोई दूसरे कैटेगरीज के या ट्रांसजेंडर्स, ऐसे कैटेगरी के बंदे इसमें अप्लाई कर सकते हैं PM दक्ष स्कीम में। क्लियर है। और ये जो PM दक्ष स्कीम जो है ना, ये 3 हमारे क्या कहते हैं कॉरपोरेशन है जो इसको क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट करने में हेल्प कर रहे हैं। एक है NSFDC, ठीक है, एक है NBCFDC, ठीक है, और एक है NSKFDC। तो अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आप जस्ट इतना सा याद रख सकते हो कि ये दक्ष प्रोग्राम है क्या। कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसे लॉन्च किया है। क्योंकि देखो फूड को अगर हम देखें तो ये क्लियरली कट हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन का कोई ऑप्शन दक्ष स्किल से रिलेट नहीं करता। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीम इवेंट्स इज इंक्लूडेड इन द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। किसको किया गया था, हॉकी को किया गया था। अब ये टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं टॉप्स, ये है क्या। देखो ये जो स्कीम था ना, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। कब, 2014 में। और इस स्कीम के अंतर्गत ना ये हुआ था कि हम क्या करेंगे ना, जो टॉप क्लास के एथलीट्स हैं, ट्रेंडिंग एथलीट्स हैं, जो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, हाई परफॉर्मेंस एथलीट्स हैं, हम उनको क्या करेंगे, उनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग देंगे, बढ़िया से उनका ध्यान रखेंगे। और जो रियो ओलंपिक आ रहा है 2016 का, ठीक है ना, और जो 2020 में टोक्यो ओलंपिक है, उनमें हम क्या करेंगे, मेडल लेकर आएंगे इन एथलीट्स के थ्रू। ये एक एजेंडा था किसका, टॉप्स का। और इसको लेकर कौन सी मिनिस्ट्री आई थी, इसको लेकर आई थी यूथ अफेयर्स। कौन लेकर आई थी, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इनको क्या करके आए थे, लेकर आए थे। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। और इसके अंतर्गत ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई। लाइक जैसे क्या हो गई कि हमारी, आपने देखा होगा PV सिंधु हो गया, वो क्या करके लेकर आई थी, वो सिल्वर लेकर आई थी। और जो हमारी साक्षी मलिक हो गई, मतलब PV सिंधु रियो ओलंपिक में सिल्वर लेकर आई थी, और जो साक्षी मलिक हो गई वो ब्रॉन्ज लेकर आई थी, ठीक है ना। किस में लेकर आई थी, रियो ओलंपिक में लेकर आई थी। PV सिंधु जो है वो क्या है, बैडमिंटन खेलती हैं, और जो साक्षी हैं वो क्या करती हैं, वो रेसलिंग करती हैं। तो इसका इम्पैक्ट हम लोगों को दिखाई दिया था। अब इसके अंदर क्या है कि जो 70 एथलीट चुने गए थे, ठीक है ना, इस प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसमें से 47 जो थे ना, उनको कुछ ना कुछ कोई ना कोई मेडल मिला था। तो मतलब बहुत ये सक्सेसफुल स्कीम रही थी। अब इसके अंदर क्या है ना कि कुछ स्पोर्ट्स थे जिनको प्रायोरिटी पे रखा गया था कि इन स्पोर्ट्स से हमें मेडल को लेकर आना है। वो थी आर्चरी, ठीक है ना, तीरंदाजी, वो था बैडमिंटन, बॉक्सिंग, हॉकी, शूटिंग और रेसलिंग, ठीक है। तो इसमें से हॉकी जो है ये आंसर है, हॉकी, ठीक है ना, किसको इंक्लूड किया गया, बाकी तीनों नहीं है इसके अंदर। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स हैज लॉन्च्ड ए स्कीम अंकुर इन मई 2021 टू प्रोमोट planting of trees in public wherein people will be awarded for planting taking care of saplings। कुछ खास इसमें बताने का नहीं है। मध्य प्रदेश की ये स्कीम है 2021 में जो आई, जिसका नाम है क्या, अंकुर, जिसके थ्रू क्या होगा कि जो पब्लिक है उनमें क्या होंगे, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, और जो लोग भी इन्हें लगाएंगे उनको क्या होगा, रिवॉर्ड मिलेगा, अवार्ड दिए जाएंगे। ये कौन लेकर आया था, ये
इनके जो सीएम है, सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ये इस स्कीम को लेकर आए थे। और इस स्कीम के थ्रू क्या करेंगे, जो स्टेट है, स्टेट में हम क्या करेंगे, ग्रीनरी को प्रमोट करेंगे, प्लांट लगाने को प्रमोट करेंगे, सैपलिंग को प्रमोट करेंगे, ठीक है ना, ताकि जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा बने। और इस स्कीम के अंतर्गत क्या होगा कि जैसे कुछ कैंपेन चलाए जाएंगे, कैंपेन में अवेयरनेस फैलाई जाएगी, फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन होगी। फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन, मान लो किसी ने कोई पेड़ लगाया तो उसकी फ़ोटो खींच के अपलोड करेगा, ये सेम जैसे हमारे मोदी जी ने किया था, बिल्कुल उसकी तरह है। और फिर 30 महीने बाद फिर उनको फ़ोटो अपलोड करनी है कि उस पेड़ का क्या हुआ, इस तरीके से। और इसमें क्या है कि एक अवार्ड है जिसको हम कह रहे हैं प्राण वायु अवार्ड, ये भी पूछ सकता है। ये जो प्राण वायु अवार्ड है, ये क्या किया जाएगा, ये दिया जाएगा, ठीक है। जो भी बंदा इस तरीके की क्या कहते हैं एक्टिविटी करेगा उसको एक अवार्ड मिलेगा, प्राण वायु अवार्ड। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भाई प्राण वायु अवार्ड कौन सी स्कीम के अंतर्गत दिया जा रहा है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज आई गॉट लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रैल 2020। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारे मोदी जी हैं वो एक आई गॉट प्लेटफॉर्म लेकर आए थे। तो ये क्या थी कि जैसे कोविड-19 वगैरह हो गया तो उसमें काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई थी, तो ऑफिस वगैरह, ये जनरली क्या है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट जॉब जो करते हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी इन सब में जो है, उनके लिए ये है। तो एक ऑनलाइन पोर्टल है ये, आई गोट कर्मयोगी जिसको कहते हैं। उस पोर्टल के थ्रू क्या होता है कि डिफरेंट ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। लाइक जैसे आपको कोई बंदा आपके पास में आ रहा है तो उसके साथ में कैसा बिहेव करना है, या आपको वर्क कल्चर को कैसे बढ़िया बनाए रखना है, या कैसे आपको गवर्नमेंट का भी सोचना है कि गवर्नमेंट को फ़ायदा हो, आप भी अच्छे रहें। तो ये सब चीज़ें लेकर एक तरीके का क्या है, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल है, ठीक है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन 29 अक्टूबर 2020 द मिनिस्ट्री याद रखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड सर्व पावर स्कीम। तो सर्व पावर स्कीम का एजेंडा क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? मिटिगेट जेंडर डिस्पैरिटी, मतलब कह रहा है कि जो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च जो प्रोग्राम्स होते हैं या जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जो जेंडर गैप है उसको मिटाना है, ठीक है ना। मतलब वुमेन्स को कम मौका मिल रहा है, लड़के ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए ये सर्व पावर स्कीम को लेकर आया था, जहाँ पर क्या होगा, जो वुमेन्स हैं उनको क्या होगा, मतलब प्रोत्साहन दिया जाएगा। क्लियर है। तो अब देखो इसके अंदर क्या, मतलब वुमेन्स नहीं, एक्चुअल में तो ये जेंडर डिस्पैरिटी है। तो अब देखो इसके अंदर है क्या, अब जेंडर डिस्पैरिटी में जनरली क्या होता है कि जो वुमेन्स होती हैं उन्हीं के साथ भेदभाव होता है, ठीक है, पुरुषों को तो बराबर का ही मौका मिलता है। तो इसके अंदर क्या है कि जो हम वुमेन्स हैं, वुमेन को इनकरेज करेंगे कि भाई आप इन जगह पर रिसर्च, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च वगैरह ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह में ज्वाइन करो। अब इसके अंदर क्या है ना कि एक 3 ईयर का प्रोग्राम है, ठीक है, जिसके अंदर कोई फेलोशिप अगर करता है तो उसे एक मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा 15,000 का, मतलब उसको 15,000 पर मंथ मिलेंगे 3 साल तक, अगर कोई इस तरीके का प्रोग्राम फेलोशिप ज्वाइन करता है, ठीक है। अगर मान लो किसी को रिसर्च करनी है, क्योंकि रिसर्च बहुत बंदे चाहते हैं रिसर्च करना, तो उसके अंदर 2 तरीके के लेवल हैं। एक लेवल है जिसमें क्या होगा, 3 साल के लिए 60 लाख रुपए दिए जाएंगे रिसर्च के लिए, क्लियर है। और एक लेवल 2 है जिसमें 3 साल के लिए कितने दिए जाएंगे, 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब इतने पैसे क्यों, तो भाई रिसर्च तो ऐसा नहीं है ना मैं बैठ के करूँगा, रिसर्च में जगह लगेगी, इम्प्रूवमेंट इक्विपमेंट लगेंगे, मैन पावर लगेगी, बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, तो उनके लिए खर्चे दिए गए हैं। इसमें एप्लीकेंट्स आईआईटी वगैरह हो गए, आईआईएससी होगी, एनआईटीज़ हो गई, कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, अदर कॉलेजेस वगैरह कोई भी अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नेम द पेंशन स्कीम दैट सीक्स टू इंश्योर ओल्ड एज प्रोटेक्शन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का मतलब यहाँ पर क्या है कि मतलब जो कोई स्पेसिफिक वैसा वर्क नहीं कर रहे, मतलब छोटा मोटा काम है, कुछ खास नहीं है, उनके लिए कह रहा है कि कौन सी पेंशन स्कीम है। तो उनके लिए है मंत्री श्रम योगी मनधन योजना, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक ओल्ड एज पेंशन स्कीम है। ये क्या करती है कि जितने भी हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, क्योंकि उनको देखो जनरली क्या होता है कि पेंशन नहीं मिलता है,
उन्होंने नौकरी छोड़ी या मान लो कल नहीं गए तो कल की सैलरी नहीं मिलेगी, इस तरीके का चलता है। तो उनमें उनके लिए एक सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से एक पेंशन स्कीम को लागू किया गया है। तो इसमें क्या है कि जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, ठीक है ना, जिनकी एज 18 से 40 साल की है, जिनकी एज 18 से 40 साल की है और जिनकी मंथली इनकम 15,000 से कम है, वो बंदे इस पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूं आपको। इसमें क्या होगा कि उनको जब वो रिटायर हो जाएंगे उनको मंथली 3,000 रुपये का तक का पेंशन मिलेगा। क्लियरली, तो इसमें क्या होगा, उनको मंथली पैसे भरने पड़ेंगे। तो जिसके बाद जब वो भरते 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 60 साल के हो जाएंगे तब उनको क्या होगा कि पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसमें क्या है कि भाई मिनिमम 20 साल तक तो उनको भरना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई बंदा 40 में एंट्री कर रहा है तो 60 में रिटायरमेंट है, तो मिनिमम तो 20 साल का भरना ही है उसको। और अगर कोई 18 से 60 तक भरेगा तो उसको पैसे कम भरने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कम से कम 55 रुपये पर मंथ के हिसाब से भी आप भर सकते हो। 55 से 3,000 रुपये का पेंशन अवेल करने के लिए कम से कम 55 रुपये। और ये देखो कैसा है कि जैसे मान लो कि आपने अगर 100 रुपये दिए, मत अब इनमें क्या करा कि जैसे मोदी जी ने क्या करा कि कुछ टाइम के लिए अगर आपने 100 रुपये दिए तो उन्होंने भी क्या करे 100 रुपये और दिए अपनी तरफ से। तो इस तरीके का पेंशन स्कीम चलता है। आपको जस्ट ये याद रखना है कि 18 से 40 है, 15,000 से नीचे की इनकम होनी चाहिए और 3,000 रुपये पर मंथ उनको रिटायरमेंट पे मिलेगा। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं किसकी, इसके बाद बात करते हैं जो हमारी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। कौन सी है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात अगर हम करें तो ये देखो, ये क्या है ना कि अब देखो मुद्रा मतलब पैसे देती है। ये क्या करती है, आपको एक क्रेडिट लोन देगी, 10 लाख रुपए तक का लोन आपको दिया जाएगा। किस लिए? अगर आपका कोई छोटा सा बिजनेस है और अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ट्रेडिंग करते हैं, कोई सर्विस सेक्टर में इंक्लूडेड है, तो आपको इस तरीके का 10 लाख रुपए का लोन दिया जा सकता है इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, और आप कहाँ कहाँ से ये लोन ले सकते हो? आप किसी भी बैंक में जाके ले सकते हो। ठीक है, किसी भी रूरल बैंक में ले सकते हो, कोई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वहाँ से ले सकते हो, तो कहीं से भी आप ले सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि जैसे इस स्कीम को 2-3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे 3 यूनिट है, शिशु, एक है शिशु, अगर कोई छोटे बच्चे को देखा जाए, अगर वो चाहता है लोन, मतलब उसके अंतर्गत दिया जाए, उसके काम के लिए या किसी चीज़ के लिए दिया जाए, तो मैक्सिमम 50,000 रुपये का ही लोन दिया जा सकता है। अगर किशोर के लिए दिया जाए, ठीक है ना, तो मैक्सिमम 50,000 से 5 लाख तक का दिया जा सकता है। और अगर कोई वैसा बंदा है जैसे मैच्योर्ड हो गया है, उसको किसी काम के लिए किसी भी चीज़ के लिए लोन चाहिए, तो 5 लाख से 10 लाख तक का लोन उसको इस स्कीम के अंतर्गत दिया जा सकता है। ठीक है, ठीक ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके अंदर नेक्स्ट एक और योजना है जिसको हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, ये कौन लेकर आया? ये लेकर आया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन लेकर आया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है ना। इन्होंने क्या करा कि सुरक्षा बीमा योजना में क्या होता है कि जैसे मान लो किसी का अचानक से एक्सीडेंट हो जाए, डेथ हो जाए, तो ये क्या है, एक तरीके का टर्म इंश्योरेंस है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे आप क्या करोगे, आप अगर इसका मेंबर बनते हो तो आपको पर एनम 20 रुपये क्या करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, जो आपके बैंक से ऑटोमेटिकली कटते रहेंगे पर एनम। और ये क्या करेगा, आपको एक इंश्योरेंस देगा जो क्या होगा, 2 लाख रुपए का होगा। क्लियर है? 2 लाख रुपए का एक इंश्योरेंस होगा जिसमें आपको पर एनम 20 रुपये देने हैं। मतलब आप समझ रहे हो कितनी बढ़िया स्कीम है ये। आप एक साल में 20 रुपये दे रहे हो, बट आपका एक इंश्योरेंस बनता है 2 लाख रुपए का। बहुत अच्छी स्कीम है। ठीक है, और ये 70 साल तक रहेगी। ऐसा नहीं है कि 70 साल के बाद भी, क्योंकि 70 साल के बाद तो ऐसा रहता है ना कि इंसान कभी भी वो हो सकती है, डेथ हो सकती है, नेचुरल डेथ हो सकती है, तो उसके लिए भी सरकार अगर 2 लाख रुपए देगी तो फिर सरकार को लॉस हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही इसका बेनिफिट है। और इसके अंदर तो और कुछ खास है नहीं, बाकी मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें हैं। और इसके अंदर एक चीज़ें और हैं कि लाइक मान लो कि किसी को ऐसा होता है कि किसी की कुछ आँख खराब हो जाती है या कोई चल नहीं सकता, इस तरीके का हो, तो उस केस में उसको 1 लाख रुपए दिया जा सकता है इस बेनिफिट के अंतर्गत। ठीक है,
ठीक। फिर इसके बाद एक और स्कीम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो है क्या, अटल पेंशन योजना। वो क्या है, अटल पेंशन योजना। तो देखो ये भी एक पेंशन योजना है। तो अगर मैं इस अटल पेंशन योजना की बात करूं, ये 2015 में रीलॉन्च हुई थी और एक्चुअल में ये लॉन्च हुई थी 2010-11 में। क्लियर है, ठीक। और ये जो अटल पेंशन योजना है ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उनके ऊपर ही रखा गया है और इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था 2015 में कोलकाता में। क्लियर है, ठीक। अब इसका देखो मेन ऑब्जेक्टिव वही है, पेंशन, मतलब जैसे ऐसे बंदे जो रिटायरमेंट लेने वाले हैं या जिनको अपनी जॉब का पता नहीं है कि भाई उनको रिटायरमेंट के बाद वो क्या करेंगे, तो उनको क्या होती है कि एक मंथली एक सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। तो इसी के अंतर्गत क्या है कि उनको ये प्रोवाइड किया जाएगा। ये भी क्या है कि 18 से 40 साल के बीच के लोग ही इसको भर सकते हैं, है ना। और इसके अंदर क्या है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने शुरू में अनाउंस किया था कि कुछ टाइम के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, 1000 रुपये पर एनम अपना कंट्रीब्यूट करेगी। मतलब आप जैसे पैसा इसके अंदर लगा रहे हो, गवर्नमेंट भी क्या करेगी, मिनिमम से मैक्सिमम मतलब 1000 रुपये 5 साल के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी। क्लियर है, ये था। और इसके अंदर क्या है ना कि आप चूज कर सकते हो पेंशन स्कीम को। चूज कैसे कर सकते हो कि जैसे मान लो कि आपको पर मंथ कितना पेंशन चाहिए, आपको 1000 रुपये चाहिए, 2000 रुपये चाहिए या 5000 चाहिए, मतलब 1000 से 5000 तक का आप मंथली पेंशन इसके अंदर चूज कर सकते हो। अब वो डिपेंड करता है कैसा आप चूज करते हो, उसके हिसाब से आपकी क्या होगी, मंथली पेमेंट होगी, मतलब मंथली आपको कितना जमा करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच स्कीम आर कोलेटरल फ्री लोन ऑफ अप टू 10 लाख एक्सटेंडेड बाय मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस MLI। देखो ये बता दिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें 10 लाख तक का आपको लोन मिल सकता है। NBFC हो गई, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हो गई, हमारे बैंक्स हो गए, कोई से भी इंस्टीट्यूट हो गए जो पैसा दे सकते हैं, वो इस स्कीम के अंतर्गत आपको 10 लाख रुपए तक दे सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइडेड पर मंथ टू गर्ल स्टूडेंट स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स अंडर तमिलनाडु पुदुमाई पेन स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट इन तमिलनाडु। 1000 पर मंथ। ठीक है, तो ये है क्या, मतलब जो ये इसके अंदर मेरे को कुछ खास बताने का दिख नहीं रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में ही सारी चीज़ें बता दी हैं कि एक तमिलनाडु पुडुमई पेन स्कीम है जो गर्ल्स के लिए लाई गई है। अभी देखो गर्ल्स के लिए इसलिए लाई गई है कि उनको 1000 रुपये पर मंथ जब मिलेगा तो वो क्या होंगी, पढ़ाई के लिए मोटिवेटेड होती रहेंगी। ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये स्कूल में ही मिलेगा, इसको हायर एजुकेशन में भी इनको मिलेगा। अगर जैसे मान लो वो UG डिग्री के लिए जाती हैं, PA डिप्लोमा के लिए जाती हैं, किसी ITI कोर्स के लिए जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी उनको 1000 रुपये पर मंथ मिलेगा, ताकि वो क्या करें, बढ़ चढ़ कर फ़ायदा उठाए इस चीज़ का। तो यही है, इसके अंदर और कुछ खास है नहीं बताने को। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे स्कीम है जिसको हम कह रहे हैं कि निपुण भारत स्कीम, जो लॉन्च हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। और कब लॉन्च हुई थी, 2021 में लॉन्च हुई थी। अब देखो, जैसे दक्षता वैसे ही निपुण है। निपुण का मतलब भी होता है कि स्किल्ड, मतलब जो काफ़ी ज़्यादा निपुण हो, किसी काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, इस तरीके का निपुण का मतलब होता है एक्सपर्ट। ठीक है ना। तो ये एक प्रोग्राम है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है, और इसमें ये सियोरिटी, मतलब इस चीज़ को ऑब्जेक्ट किया है कि जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं, ठीक है ना, जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके स्किल्स को बहुत अच्छा डेवलप किया जाए। कहने का मतलब उनका जो फाउंडेशन होता है, किसी बच्चे का फाउंडेशन उसके बेसिक स्कूल्स में ही हो जाता है कि भाई उसकी मैथ कैसी होगी, वो पढ़ाई में कैसा होगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट का काम इस निपुण भारत स्कीम के अंतर्गत कराया जाएगा। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी लिटरेसी पर वर्क किया जाएगा, उनकी न्यूमरेसी स्किल, मतलब कैलकुलेटिव जो मैथमेटिकल स्किल्स होती हैं, पहाड़े वगैरह, गिनती, सोचना, कैलकुलेशन करना, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। और इसके अंतर्गत क्या होगा कि जैसे कई सारे असेसमेंट कराए जाएंगे, पोल्स कराई जाएंगी, क्विज़ेस कराए जाएंगे, गेम्स कराए जाएंगे, ताकि उनका दिमाग बहुत अच्छा डेवलप हो। ठीक है ना। टीचर्स जो हैं उनको भी ट्रेनिंग दिया जाएगा कि बच्चों को किस तरीके की चीज़ें करानी चाहिए ताकि बहुत अच्छा परफॉर्म उनके बच्चे कर पाएँ। ठीक है ना। मटेरियल्स, अलग अलग तरीके के बढ़िया बढ़िया मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे।
और इस प्रोग्राम के अंतर्गत ना 5 डोमेन्स हैं, ये आपको याद रखना, 5 डोमेन्स है, मतलब 5 एरियाज हैं जिनमें काम किया जाएगा। जैसे एक है लैंग्वेज एंड लिटरेसी पे काम किया जाएगा कि भाई किस लैंग्वेज की ज़रूरत है, किस लैंग्वेज पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए। न्यूमेरेसी डेवलपमेंट, मतलब जो मैथमेटिकल डेवलपमेंट है उस पर काम किया जाएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो दूसरों के साथ मिलते नहीं हैं, अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते, उन सब चीज़ों पे भी काम किया जाएगा। फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, मतलब जो स्पोर्ट्स वगैरह हो गया उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो इस तरीके के 5 डोमेन है जिसमें निपुण भारत स्कीम को किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ान स्कीम की बात की है। उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, पता नहीं कहाँ गया, ठीक है ना। तो उड़ान, अभी आप देखोगे कि एक जो वो आम आदमी पार्टी में जो है, जो वो प्रियंका की सिस्टर हैं, जो एक्ट्रेस है जिनसे उन्होंने शादी की है, वो भी उड़ान स्कीम की ही बात कर रहे थे कि मतलब जैसे ये हुआ था कि भाई हर बंदों को एक अफोर्डेबल फ़्लाइट दी जाएगी, मतलब इतना रेट को कट डाउन किया जाएगा, अफोर्डेबल फ़्लाइट जिसमें आम नागरिक भी फ़्लाइट के चार्जेस को अफोर्डेबल बना पाएगा, जा पाएगा। लेकिन आज फ़्लाइट के दाम जो है ना वो 8,000, 10,000, 11,000 तक जा रहे हैं, जो कभी 2,500, 3,000 तक हुआ करते थे। तो उसी चीज़ के बारे में उन्होंने बताया है। तो यही है उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम क्या है कि अच्छा, इसके अंदर पहले मैं बता दूं, इसके अंदर करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। इसके अंदर पहला और तीसरा करेक्ट स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो हम पहले उड़ान के बारे में बात किए करते हैं। उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये फ्लाइट वगैरह जितनी चीज़ें होती हैं तो ये कौन सी मिनिस्ट्री करती है? सिविल एविएशन। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने करा है? सिविल एविएशन ने करा है, ध्यान रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो जो दूसरा ऑप्शन है ना वो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिविल एविएशन ने किया है। तो इस जो उड़ान स्कीम है इसका क्या मकसद था? इसका मकसद था कि भाई जो हमारे स्मॉल और लार्जर सिटीज़ हैं, जैसे हर जगह पे तो आपको फ़्लाइट नहीं मिल पाएगी, एयरपोर्ट नहीं मिल पाएंगे, तो इस स्कीम के अंतर्गत क्या होंगे कि कई सारे छोटे छोटे मतलब क्या बनाए जाएंगे, एरोड्रोम्स बनाए जाएंगे, जहां हेलीपैड्स वगैरह बनाए जाएंगे, छोटे छोटे एयरपोर्ट्स वगैरह बनाए जाएंगे, जहां से छोटी जगह से भी बिग सिटीज़ को कनेक्ट किया जाए, और जो प्राइस है उसको कट किया जाएगा ताकि जो आम नागरिक हैं उनके लिए भी वो चीज़ें क्या हो जाए, बहुत अफोर्डेबल हो जाए, एक आम बंदा भी फ्लाइट में जा पाए। तो ये सारी चीज़ें थी। और अक्टूबर 2024 के डेटा के हिसाब से इस स्कीम के अंतर्गत 86 एरोड्रोम्स बनाए गए, ठीक है ना, जिसके अंदर 71 एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद 13 तुम्हारे हेलीपोर्ट्स हैं, मतलब जिसमें हेलीकॉप्टर वगैरह उतर पाएंगे, और 2 वाटर एरोड्रोम्स हैं, मतलब जो पानी में रहता है, पानी के ऊपर भी लैंडिंग हो सकती है, ठीक है ना। तो ये टोटल इतने थे, 86 प्रोजेक्ट अभी तक इसके अंदर कंप्लीट हुए हैं, और बाकी कुछ खास दिखाई नहीं दिया है फिलहाल के लिए इसके अंदर, ठीक है। तो आप देख लोगे पहला वाला, ठीक है, उड़ान स्कीम हैज़ कंप्लीटेड 5 years सिंस इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन 2017। भाई अभी तो 2024 चल रहा है पेपर, ठीक है, तो थोड़ा गड़बड़ होगा ये आई थिंक क्वेश्चन ही बहुत पुराना कहीं से उठाया होगा, ये 2024 होना चाहिए अभी के हिसाब से, तो काफ़ी टाइम हो गया इसको, ठीक है ना। 2024 के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पुराना हो जाएगा। कंप्लीटेड सिंस सिंपली, और तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फोकस एरिया ऑफ द अमृत धरोहर स्कीम लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023, ठीक है ना। तो ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था जून 2023 में, ये लॉन्च हुआ था। तो ये जो अमृत धरोहर है ये क्या है? इसके अंदर देखो क्या है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इनका ये एक कोलैबोरेटिव क्या है, एफर्ट है। तो इसके अंदर देखो मेन क्या चीज़ें की गई। ये जैसे क्या होगा ना कि जैसे हमारे जो लोकल सिस्टम्स हैं, जैसे ये क्या करेंगे, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी हो गई, ठीक है ना, हमारा जो इको टूरिज्म हो गया, या फिर ऐसी जगह जहाँ से इनकम जनरेट होती है लोकल कम्युनिटी, लाइक मान लो कोई टूरिस्ट स्पॉट है तो वहाँ पे आसपास की लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं, तो उनको किस तरीके से इस लोकल टूरिज्म से उनको एक अच्छी इनकम जनरेट हो पाए। और हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, मतलब जो भी रिजर्व्ड एरिया है,
उनको किस तरीके से हम अच्छा रख पाएँ, या फिर जो हमारे पास वेटलैंड्स हैं, इकोसिस्टम है, उनका हम किस तरीके से और अच्छा यूज़ कर पाएँ। तो इन सब चीज़ों के लिए ये अमृत धरोहर स्कीम बनाई गई है, जिसका प्राइम फोकस है कि जो हाई वॉल्यूम टूरिज्म है, मतलब जो इतने ज़्यादा बंदे आ रहे हैं, टूरिज्म हो रहा है, ठीक है ना, उसको क्या करना है, चेंज करना है हाई वैल्यू नेचर टूरिज्म में, ठीक है ना, हाई वैल्यू नेचर टूरिज्म में। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, हाई वैल्यू नेचर टूरिज्म में क्यों करना है, क्योंकि वेटलैंड्स वगैरह बहुत सेंसिटिव जोन्स हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना है, बढ़ावा देना है। और इसकी वजह से जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं रहने के, उनकी लिवलीहुड भी क्या हो पाए, अच्छी हो पाए, मतलब उनका जो लाइफ स्टाइल है, जीने का तरीका, वो भी बढ़िया हो पाए। ये सारी चीज़ों का ध्यान इस स्कीम के अंदर रखा जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, कह रहा है कि विच स्टेट इनिशिएटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिड डे मील स्कीम इन एलिमेंट्री स्कूल, तमिलनाडु। भाई सबसे पहले तमिलनाडु था जिसने मिड डे मील स्कीम को लॉन्च किया था, और ये लॉन्च किया था 1925 में, ठीक है ना। 1925 में सबसे पहले तमिलनाडु थी जो मिड डे मील स्कीम लेकर आई थी, और नवंबर 16 1920 में, ठीक है ना, सबसे पहले मद्रास में टिफ़िन सिस्टम को चालू किया गया था। मतलब एक कॉरपोरेशन, मद्रास कॉरपोरेशन स्कूल था, जहाँ पर क्या किया गया था, जो स्टूडेंट्स थे उनको टिफ़िन प्रोवाइड किया गया था 1920 में, ठीक है। फिर मिड डे मील की स्कीम आई 1925 में, कहाँ पे, तमिलनाडु में। ये आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि इन अगस्त 2022 द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च द स्कीम विद एन एम टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन सर्विसेज टू पीपल इंगेज्ड इन बेगिंग 75 म्यूनिसिपैलिटीज़। देखो ये क्या है, स्माइल 75 की अगर हम बात करें तो स्माइल, यहाँ पर स्माइल का मतलब क्या है, सपोर्ट, ठीक है ना। क्या मतलब है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ये इसकी फुल फॉर्म है स्माइल 75। अब यहाँ पर ये 75 का मतलब क्या है, 75 का मतलब इसके अंदर क्या है ना, 75 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, इसके अंदर क्या है, 75 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो होगा क्या, यहाँ पर है कि जो भी बंदे बेगरी करते हैं, ठीक है ना, भीख मांगते हैं, ठीक है, जो भी बंदे बेगरी करते हैं, भीख मांगते हैं, उन सब के लिए क्या है कि एक तरीके का ना, मतलब प्रोवाइड किया जाएगा एक तरीके का, ये एक जो क्या कहते हैं स्कीम है, इस स्कीम के अंतर्गत उनको एजुकेशन दिया जाएगा, उनको हेल्थ के बारे में अवेयरनेस की जाएगी, ठीक है ना। रिहेबिलिटेशन उनका कराया जाएगा, मतलब जैसे रिहेबिलिटेशन सेंटर में क्या होता है कि वो बंदे जो हैं उनकी एक्सरसाइज वगैरह की जाती है, उनकी बॉडी को फिट करवाया जाता है, इस तरीके के वेलफेयर प्रोग्राम्स वगैरह इस स्कीम के अंतर्गत क्या करे जाएंगे, चलाए जाएंगे। और ये जो स्माइल 75 है, इसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे ये किया गया था, लॉन्च किया गया था। इसको किसने किया गया था, इसको किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया था, ये आप ध्यान रखोगे। और इस स्कीम का एक्चुअल मोटिव देखो क्या है, इस स्कीम का एक्चुअल मोटिव है कि जो सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं या म्यूनिसिपल एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो बेगर्स होते हैं, जो मतलब भिखारी होते हैं, जो भीख मांगते हैं, उनसे उन एरिया को फ्री कराना। और कैसे फ्री कराएंगे, वो जो बंदे हैं उनको नया रिहेबिलिटेशन सेंटर देंगे, उनको एजुकेट करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, ताकि चीज़ें अच्छी हो पाएँ। और जो हमारे सेंसस 2011 की अगर हम बात करें, उसमें हमारा जो इंडिया में बेगर्स हैं वो लगभग 4,13,670 है, जिसमें वेस्ट बंगाल जो है वो टॉप पे है बेगरी में। ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन 2022 में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च की गई इंडियन रेलवेज के थ्रू, कांचीपुरम साड़ीज एज द चूजन प्रोडक्ट ऑफ किसका, चेन्नई सेंट्रल। देखो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट क्या है ना, कि ये क्या है कि जैसे जो मान लो कोई सा भी स्टेशन है, उस स्टेशन के जो भी लोकल लोग होते हैं, उस स्टेशन के पास में क्या करेंगे ना, स्टॉल्स वगैरह लगा सकते हैं।
मतलब प्रॉपर लाइसेंस तरीके से, जहाँ पर वो अपना लोकल माल बेच सकते हैं। वो लोकल माल कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई साड़ी बेच सकता है, कोई आर्ट वर्क बेच सकता है, कोई कुछ बेच सकता है। तो यही है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम। अब लेकिन क्या है ना कि इस वन स्टेशन वन प्रोडक्ट में क्या है कि जैसे एक स्टेशन हो गया ना, वो कोई एक तरीके का प्रोडक्ट क्या करेगा, चूज कर लेगा कि इस स्टेशन में ऐसा मिलेगा। तो ऐसे ही जो चेन्नई सेंट्रल वाला है, उसमें उन्होंने क्या चूज़ करा है, कांचीपुरम साड़ी चूज़ करी है, उनका चूज एंड प्रोडक्ट। वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और 2023 नवंबर के हिसाब से क्या है कि है ना 1189 ऐसे जो हमारे स्टेशंस हैं वो आ चुके हैं इस स्कीम के अंतर्गत, जो इस तरीके का ऑपरेशन चला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स वाज लॉन्च्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स एंड लेबरर्स ऑन 26 अगस्त 2021। ई श्रम पोर्टल। देखो ई श्रम पोर्टल ये है क्या? सबसे पहली बात, ई श्रम पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने 2021 में लॉन्च किया है, ये हमें पता चल गया। ई श्रम पोर्टल कुछ नहीं है, ये एक साइट है, ठीक है ना, एक डेटाबेस, नेशनल डेटाबेस साइट है, जिसमें क्या होता है कि है ना ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है ना उनका डेटाबेस रखता है। अब ये किस लिए है ये साइट? इसमें क्या होगा ना, जब आप इस साइट पे जाओगे तो आपको है ना ये जो साइट है ना, इस साइट के अंतर्गत क्या हुआ कि जैसे बहुत सारी स्कीम्स हो गई, उन स्कीम्स के बारे में आपको पता चल पाएगा कि आप ये सारी स्कीम्स जो है ना इसका लाभ उठा सकते हैं इस एक जगह से। यही क्या है, ई श्रम पोर्टल है। तो अब जैसे क्या है कि यहाँ पर जैसे मान लो कि आपकी कोई स्कीम्स हो गई जिसके अंदर आप आ सकते हो कि आपको पता है, तो एक ही पोर्टल है, उस एक पोर्टल के अंदर इतनी सारी स्कीम्स जो होंगी उनका आपको पता चल पाएगा, ठीक है ना। और इसके अंदर जैसे अपनी सोशल सिक्योरिटीज़ वाली स्कीम्स हो गई, कोई पेंशन स्कीम हो गई, कोई अगर मान लो आपको जॉब नहीं मिल रही तो जॉब के रिगार्डिंग कोई कुछ आया, या फिर अगर आप इसके अंदर रजिस्टर्ड करते हो तो आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलता है, UAN जिसको कहते हैं, तो उसके थ्रू फर्दर प्रोसेसेस होंगे। तो ये सारी चीज़ें मतलब इतना सब कुछ एक ई श्रम पोर्टल के अंदर आपको दिख जाता है। अगर आप इसको खोलो तो आपको बहुत सारी स्कीम्स इसके अंदर दिखाई देंगी जिसको आप अप्लाई कर सकते हो जिसके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर ये है कि जो ये वाला है PM मेंटोरिंग युवा स्कीम, ये PM मेंटोरिंग युवा स्कीम क्या है? देखो सबसे पहले बात अगर मैं इसकी करूं तो PM मेंटोरिंग युवा स्कीम 2021 में लॉन्च हुई थी। इसका थीम था नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया विद फोकस ऑफ अनसंग हीरोज़, ठीक है। फिर उसके बाद PM युवा 2.0 आया, PM युवा 2.0 इसी के अंतर्गत आया। इसके अंदर इसका थीम क्या था? डेमोक्रेसी। नेक्स्ट जो 2.0 स्कीम आई, डेमोक्रेसी, क्लियर है। तो ये जो अब ये PM मेंटोरिंग युवा स्कीम है क्या? यहाँ पर युवा का मतलब है ना यंग ऑथर्स, युवा का मतलब क्या है? यंग ऑथर्स। तो ये क्या है कि जो अपनी कंट्री में ऑथर्स है ना उनको डेवलप्ड करने के लिए, उनको मोर स्किल्ड बनाने के लिए ये स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत क्या होगा कि 75 ऑथर्स जो है ना वो सिलेक्ट किए जाएंगे, एक कॉन्टेस्ट होगा ऑनलाइन, उसमें क्या करेंगे आप अपने 10,000 वर्ड्स का एक जो भी आपने लिखा है उसको भेजेंगे। अगर आप सिलेक्ट होते हो
तो फिर आपका क्या होगा, 2 वीक का प्रोग्राम एक चलेगा ऑनलाइन, जिसमें जो बहुत अच्छे अच्छे जो फेमस राइटर्स हैं, एमिनेंट राइटर्स, ऑथर्स हैं, वो आपको क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे कि आपको कंटेंट कैसा लिखना चाहिए, ठीक है ना। और इसके अंदर एक स्कॉलरशिप भी मिलेगी 50,000 रुपये पर मंथ की 6 महीने के लिए, मतलब 50,000 रुपये पर मंथ की 6 महीने के लिए एक स्कॉलरशिप भी मिलेगी जो ऑथर को प्रोवाइड की जाएगी पर ऑथर, ठीक है ना। और अगर उनकी कोई बुक पब्लिश होती है तो उस पब्लिश बुक के अंतर्गत उसको 10% रॉयल्टी भी मिलेगी, मतलब जितनी बुक्स बिकेगी उसका 10% उनको जाएगा। तो ये एक तरीके का क्या है कि हमारे देश में लिटरेसी हो गई या जो ऑथर्स हो गए उनको बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को लाया गया है, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसके अंदर और भी स्कीम्स की बात हुई है। जैसे इसके अंदर एक स्कीम्स की बात हुई है ग्राम उजाला योजना। तो सबसे पहले हम उजाला स्कीम्स की बात करते हैं। उजाला स्कीम जो है, अब ये पावर की बात हो रही है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसको लेकर आई है, ठीक है। उजाला का मतलब यहाँ पर है उन्नत ज्योति, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, क्लियर है, फॉर ऑल ये प्रोग्राम है, इसकी फुल फॉर्म है। तो ये क्या है ना कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट जीरो सब्सिडी डोमेस्टिक लाइटिंग प्रोग्राम है और ये उजाला स्कीम 2015 में लाया गया था। तो देखो इसके अंदर है क्या, इसके अंदर हम क्या करते हैं ना, इसके अंदर हम जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने क्या करा, एलईडीज प्रोवाइड करवाई हैं, बहुत लो चार्ज पे एलईडीज प्रोवाइड कराई है, ताकि क्या हो, बहुत अच्छी क्वालिटी की एलईडीज हैं, वो घर में लगेंगी तो बिजली का बिल कम आएगा, लोगों का बिल कम आएगा, लोगों को पैसे कम देने पड़ेंगे, और जो हमारी गवर्नमेंट है उनका भी जो एनर्जी कंजम्पशन है, एनर्जी कॉस्ट है, वो भी क्या होगा, अपने आप डाउन हो जाएगा। तो ये क्या है, इसका मेन फीचर है, ठीक है। और सब्सिडाइज रेट पर जो क्या है, एलईडीज घर घर पहुँचाई जाएंगी। और इसमें जो कंपनी है वो है एनर्जी EESL, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जो इस योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या कर रही है, ये एलईडीज बल्ब वगैरह इन सब चीज़ों को बना रही है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसी उजाला प्रोग्राम के अंतर्गत ग्राम उजाला योजना को लाया गया। क्या, ग्राम उजाला योजना, क्योंकि उजाला वाला जो था ये डोमेस्टिक लेवल पर होता था, जनरली जो हमारे अर्बन एरियाज़ वगैरह में हुआ। ग्राम उजाला योजना में क्या हुआ कि एलईडी बल्ब जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा एक अफोर्डेबल प्राइस में, कहाँ पे, गांव में, ग्राम्स में, ठीक है ना। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या होगा कि जैसे कई सारे बंदे, मतलब घर में जैसे कई सारे जो बल्ब हैं उनको चेंज करा पाएंगे हम बहुत ही लोएस्ट चार्ज पे, ठीक है ना। जैसे 7 वॉट का बल्ब हो गया, 12 वॉट का बल्ब हो गया, ये इस तरीके के बल्ब मैक्सिमम 5 बल्ब आप चेंज करा पाओगे और वहाँ पर एलईडी ले पाओगे, जिसकी वारंटी जो है वो 3 साल की रहेगी। और इनका जो चार्ज है मतलब बहुत कम होगा, 10 रुपये 15 रुपये इस तरीके का चार्जेस होगा, अफोर्डेबल प्राइस होगा। और इस प्रोग्राम का भी एम यही है कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है गांव-गांव में उसको कम करना और एनर्जी की कंजम्पशन को कम करना, ताकि हम एक बेहतर फ्यूचर बना पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि दक्ष योजना तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज़ कंट्रीब्यूटेड मेनली इन इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पुअर वुमेन इन रूरल एरियाज। तो ये क्या है, ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, देखो ये इसको हम कहते हैं शॉर्ट में SHG। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है ना कि मतलब मान लो कि ये एक ग्रुप बना लोगों का, ठीक है ना, स्पेशली वुमेन्स का है ये, वुमेन लोगों ने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में क्या हो गया कि जैसे कुछ ऐसे हैं जो डेली पैसे कमा रहे हैं या जिनके पास पैसे हैं या जो नौकरी कर रहे हैं, वो क्या करेंगे ना, कुछ पैसा अपने एंड से जमा करेंगे। अब इनमें कुछ ऐसे होंगे जिनको पैसों की ज़रूरत होगी या बाहर का कोई बंदा होगा जिसको पैसों की ज़रूरत होगी, तो ये एक फ़ंड बनाएंगे। फ़ंड बनाकर क्या करेंगे, बाहर वाले को उधार पे दे देंगे पैसा, फिर यहाँ से जो भी ब्याज आएगा वो इसके अंदर जाएगा। तो इस तरीके का एक तरीके का ये छोटा मतलब सोसाइटी टाइप की बनाते हैं, जिसमें से क्या करते हैं, ये पैसे जमा करते हैं और किसी अपने ही ग्रुप के बंदे को या किसी बाहर वाले को पैसा देते हैं, फिर उससे इंटरेस्ट लेते हैं। तो इस तरीके का चलता है इनका, ये छोटे छोटे विलेजेस वगैरह में पाए जाते हैं जनरली ये चीज़ें, ठीक है। फिर इसके बाद इसके अंदर एक है रूरल हेल्थ स्कीम। हम इसके अंदर देखेंगे NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो 2005 में आया था।
तो ये क्या था कि इसके अंतर्गत क्या था कि जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है उनके लिए क्या करना है, जो हेल्थ केयर है उसको अफोर्डेबल और क्वालिटेटिव हेल्थ केयर बनाना है, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। अब इसमें जैसे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी हो गई, मतलब उसमें भ्रूण में ही मर जाते हैं, या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो गया, इन सबको कम करना इसका एक ऑब्जेक्टिव था। या फिर जो पॉपुलेशन बहुत तेज़ बढ़ रही है तो उसके बारे में अवेयर करना और उसको स्टेबलाइज करना, इसका एक एम था। या फिर जैसे ऐसी डिजीज़ जो कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, उनको प्रिवेंट करना, रोकना, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, ये सारे ही क्या थे, इस NRHM मिशन के क्या थे, कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है ना। और इस NRHM के अंतर्गत आशा आशा आपने सुना होगा, इस आशा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। आशा का मतलब है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं, वो क्या करते हैं ना, जो रूरल एरियाज़ है वहाँ के लोगों को पब्लिक हेल्थ सिस्टम के साथ में कनेक्ट करते हैं ताकि लोग जाएं, हॉस्पिटल्स वगैरह में जाएं, अपना इलाज कराएं। और ऐसे ही इसके अंदर एक आया जिसको हम कहते हैं रोगी कल्याण समिति। क्या कहते हैं, रोगी कल्याण समिति। और इसमें क्या होता है कि कुछ ग्रुप हैं ट्रस्टी की जो क्या करते हैं ना, फंडिंग करते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह को ताकि वो अच्छा इलाज कर पाएँ। इसी के अंदर एक आया जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है ना, जिन्होंने क्या करा कि जो फ्री दवाइयाँ, फ्री ब्लड टेस्ट और जो क्या कहते हैं अच्छा न्यूट्रिशन डाइट जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको प्रोवाइड करवाया इस स्कीम के थ्रू। ऐसे ही एक आया इसके अंदर हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी। तो ऐसी बहुत सारी इनिशिएटिव्स NRHM के अंतर्गत लिए गए। ठीक है ना। तो आई होप मैं सारी चीज़ें ही मैंने डिस्कस कर ली हैं और बहुत अच्छी लगी होगी आपको ये वीडियो। बहुत ज़्यादा मेरे को टाइम लगा है, तो भाई ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको शेयर करना। और अगर इस पर 5K व्यूज़ आ जाते हैं 3 दिन के अंदर, 3 डेज़ के अंदर, 3 डेज़ भी बहुत कह रहा हूँ, तो मैं इसकी पूरी PDF प्रिंटेड फॉर्म में